Hey guys, welcome back to our channel and thank you so much for loving our very first video on Canada. अब जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हमें 3 साल लग गए कनाडा आने में, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमारा पूरा प्रोसेस और टाइमलाइंस क्या थे। हम ये आपको बताएंगे कि हमारे किन वजहों से हमारे डिलेज हुए, टोटल खर्चा कितना हुआ और क्या क्या हमने गलतियाँ करी। तो अब बात करते हैं प्रोसेस की। तो मैंने जुलाई 2019 में ही आइल्स के लिए अप्लाई कर दिया था, विच वॉज मिस्टेक नंबर 1। आइल्स के लिए एक हफ्ते में रिज़ल्ट आ गया था। इट टुक अबाउट 14,000 अप्रॉक्स फॉर द फीस, थोड़ा सा कम ही था उससे। एंड उसके ठीक एक दिन बाद मैंने कंसल्टेंट की तरफ अप्रोच करा कि लेट्स सी व्हाट द प्रोसेस लुक्स लाइक, एंड विद इन अ वीक आई फाइनलाइज अ कंसल्टेंट, विच वॉज मिस्टेक नंबर 2। अब ये मिस्टेक्स क्यों हैं ये आपको डेफिनेटली आगे जाके वीडियो में हम ज़रूर बताएंगे। अभी लेट्स कैरी ऑन विद द प्रोसेस. So the consultants that I hired, they asked me for a fees of somewhere around 70,000 plus taxes, but मैंने कुछ negotiate करके उसको 50,000 पे ले आया था, because I told them that I have a master's degree, I have this much experience, it's a win-win for them and me as well, because उनको भी ज़्यादा hopefully time नहीं लगेगा process में, and they had an evaluation form also, and they looked it up, they found my profile to be good enough for express entry, and we proceeded. Then I applied for mark sheets, transcripts and degrees. Degree इसलिए because I had a provincial degree, I did not have the complete degree, so I didn't want to take any risk. So मैंने अपने यूनिवर्सिटीज़ में जाके एक सेपरेट कॉपी ऑफ, एक ओरिजिनल कॉपी ऑफ मार्कशीट और डिग्री भी मंगा ली थी ट्रांसक्रिप्ट्स के साथ. इट टुक समवेयर अराउंड, मैक्सिमम इट टुक 1 month, बिकॉज द कोरियर एंड शिपिंग एक्सेट्रा टुक ऑल्सो सम टाइम. ये सब मैंने अगस्त 2019 में कर लिया था. इसका टाइम फ्रेम अराउंड 1 month ही था. नाउ बिकॉज आई वॉज बॉर्न इन पटियाला, सो मेरा बर्थ सर्टिफिकेट पंजाबी में था, उसको मुझे इंग्लिश में कन्वर्ट कराना था. सो आई ऑल्सो गॉट अ कन्वर्जन डन थ्रू एन एजेंट, विच दे चार्ज मी अराउंड $1,000 फॉर इट, एंड आई सेड इट्स ओके, इट्स परफेक्टली फाइन. दे चेंज्ड इट एंड विद इन अ वीक आई रिसीव दैट एज वेल. इसके बाद मैंने IQS में अप्लाई करा, बिकॉज आई हैव एन एमिटी डिग्री एंड माई ग्रेजुएशन वॉज थ्रू डिस्टेंस एजुकेशन, सो आई प्रेफर्ड यूजिंग IQS ओवर WES. उसके कुछ फ़ायदे हैं विच आई कैन टेल यू लेटर ऑन एज वेल. सो आई अप्लाइड फॉर ECA अराउंड August 2019. However, these guys took a lot of time. January 2020 तक मेरे पास कोई अपडेट नहीं था. उनके पोर्टल में जनवरी में ही अपडेट आया कि yes, your application is now being processed. So you can just imagine the timeline कि मैंने अगस्त में उनको भेजा अराउंड, आई एम एज्यूमिंग कि सितंबर तक उनको ट्रांसक्रिप्ट्स मिल गई होंगी मेरी, बट दिस इज द टाइमलाइन दैट दीज गाइज टुक. अराउंड जनवरी दे स्टार्टेड एंड समवेयर अराउंड February 2020 द स्टेटस वर अपडेटेड कि चलो आपका ECA हो चुका है. देन आई गॉट द रिजल्ट. I also added my wife as a co-applicant, as a secondary applicant later on, which took me another 10,000 from the consultants. Then my wife also applied for transcripts, for the mark sheets. क्योंकि वो DU यूनिवर्सिटी से है, थोड़ा सा इश्यूज हुए, बिकॉज दीज गाइज वांट द वेरी इंडिविजुअल टू कम. इनका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह भर दो, लेकिन आप ट्रांसक्रिप्ट आपको लेके आना पड़ता है. दे डिड नॉट सील द ट्रांसक्रिप्ट. उन्होंने कहा था कि आप खुद ही सील करो. एंड राइट नेक्स्ट टू द यूनिवर्सिटी कैंपस वॉज द पोस्ट ऑफिस. उन्होंने कहा कि आप इसको खुद ही पोस्ट करोगे. सो अनलाइक माई एमिटी यूनिवर्सिटी, DU का अलग ही प्रोसेस था. सो डू मेक श्योर कि यू नो आपका भी यूनिवर्सिटीज़ का क्या प्रोसेस है. सो just in case you are also aware of it. So after applying, we received the transcript within 1 month. Around December 2019 को मिल गया था. I still remember 30th December हम DU में ही खड़े हुए थे. वहाँ से हमने फिर ट्रांसक्रिप्ट भेजी WES को, जिसका रिजल्ट अराउंड मार्च 2020 में आ गया था. अब इसके बाद आई थिंक वी ऑल नो कि पैंडमिक was at its peak in March 2020. Everything was shut down or shutting down because no one knew, right, कि क्या करना है, क्या हो रहा है. So things started taking a lot of time, and that's where we were basically stuck. So when things started to settle down late June and early July, she decided to give her IELTS because the institutes were opening again. तो अगस्त में उन्होंने अप्लाई करा एंड अराउंड 30th अगस्त उनका IELTS का एग्ज़ाम था. She again paid around 14K for that, and within first week of September we got the result. हमारा टोटल स्कोर आफ्टर मैचिंग बोथ द IELTS, हमारा ECA भी अब तक हो चुका था, तो अराउंड 464 आया था. और अराउंड 2nd-3rd सितंबर में ही ड्रॉ निकला था एक्सप्रेस एंट्री का, विच वॉज समवेयर अराउंड 475. So our score was still like not up to the mark, unfortunately. So we thought ki let's wait for it, let's figure it out, and let's see what all options that we can explore.
अब अगस्त के बाद हमने 1-2 महीना और वेट करा, लेकिन जो एक्सप्रेस एंट्री का आस्किंग नंबर था वो हमेशा ऊपर ही रहा, वो 464 के हमारे लिए ऊपर ही था। सो वी कुड नॉट गेट एनीथिंग, एंड अराउंड नवंबर में हमने अपना कंसल्टेंट से रिन्यू भी करवाया फॉर अ वेरी सिंपल रीज़न, क्योंकि अगर हम नए कंसल्टेंट के पास जाते, अब हमें वो ट्रस्ट फैक्टर नहीं था, वो बिल्डअप नहीं था। हमारे सारा डॉक्यूमेंटेशन ऑनलाइन अपलोडेड कर रखे थे इन लोगों ने, सब कुछ इनको पता था, तो हमें फिर से डबल मेहनत करनी पड़ती। इसलिए वी थॉट कि वी कांट डू इट ऑन आवर ओन, सो लेट्स जस्ट कीप गोइंग। सो वी पेड अराउंड 40,000 आफ्टर हैवी नेगोशिएटिंग विद देम। मैंने कहा था कि यार 30,000 लो, क्योंकि अभी तक कुछ हुआ तो है नहीं ना, आपने कुछ करा है अपने एंड से। इट्स द पैंडमिक हैज़ ऑब्वियसली pushed everything further, so but we still finalized at 40K। और रिन्यू करने के ठीक 1 महीने बाद दिसंबर लास्ट जो एक्सप्रेस एंट्री का ड्रॉ निकला वॉज 469। 5 पॉइंट से हम लोग रह गए, और उसके बाद जैसे आप सबको पता है 1.5 साल तक अभी तक कोई एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ नहीं निकला। 5 पॉइंट्स इज़ ऑल वी नीडेड एंड वी जस्ट डिडंट हैव दैट। तो इसके बाद चला हमारा वेटिंग पीरियड, बहुत लंबा वेट हो गया, क्योंकि दिसंबर के बाद हम लोग एक्सप्रेस एंट्री की वेट करते रहे एंड देयर वाज नथिंग, लाइक कुछ भी नहीं था। सिर्फ कैनेडियन एक्सपीरियंस को ही ले रहे थे। दे वर प्रेफरिंग नर्सेज, दे प्रेफरिंग दीज वॉलंटियर्स हु वर ऑलरेडी इन कनाडा एंड वर्किंग। सो दैट्स व्हाट हैपेंड। उसके बाद आई गॉट अ बिट फ्रस्ट्रेटेड, सो मैंने मई में अपनी एक अलग से खुद ही IRCC प्रोफाइल क्रिएट करी विद मेकिंग माई वाइफ एज अ प्राइमरी एप्लीकेंट, चेंजिंग द NOC कोड, एंड इट डिडंट कॉस्ट टू मच। 2 घंटे लगे, इट वॉज कम्प्लीटली फ्री। वी ऑलरेडी हैड द EC रिपोर्ट्स, आइल्स के एग्जाम में दे रखे थे, क्योंकि मेरा आइल्स जुलाई में एक्सपायर हो रहा था, जुलाई 2021 में एक्सपायर हो रहा था, बिकॉज आई गेव इट इन जुलाई 2019। इट हैज़ अ वैलिडिटी ऑफ 2 years। आई नो इट्स रिडिकुलस, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। यू कैन आर्ग्यू, बट देयर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट इट। सो मैं बहुत नर्वस हो रहा था, बिकॉज आई डेंट वांट टू गिव आइल्स अगैन, आई डोंट वांट टू पे, आई डोंट वांट टू गो थ्रू ऑल दैट प्रोसेस अगैन। सो मैंने खुद ही प्रोफाइल क्रिएट करा एंड आई वेंट अहेड विद इट। प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद 1 महीने का वेट हुआ। आई वॉज कीपिंग एन आई ऑन ओंटारियो PNP। हमने फोकस कर लिया था कि एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉज नहीं निकल रहे, तो लेट्स फोकस ऑन PNP नाउ। ओंटारियो का PNP around 27th July was the one where we got the invitation to apply finally, but क्योंकि मैंने जुलाई 2019 में अपना आइल्स दिया था, तो मेरा आइल्स एक्सपायर हो चुके 10 दिन हो चुके थे। अब मेरे को फिर से आइल्स देना ही पड़ता, क्योंकि करीब 10 दिन से मेरा आइल्स स्कोर इज़ नाउ नलिफाइड। सो आई स्ट्रेट ऑन वेंट टू IDP's वेबसाइट, मैंने आइल्स अपना एग्ज़ाम बुक करा, अगस्त में मैंने अपना आइल्स दिया, विद इन अ वीक द रिजल्ट्स केम। Thankfully, I scored far better than my previous result. I got a CLB 9 and our score literally shot up. बहुत ही अच्छा हमारा स्कोर हो गया। I think we went past 470, even though मेरा कुछ -5 हो चुका था because of my age. I turned 31, so मेरा -5 काउंटर स्टार्ट हो गया था, माइनस होना because of the age factor. Now, after going through everything, after going through all the documentation, through the invitation to apply, we had some time, तो हमने दिसंबर के लिए अपना मेडिकल बुक करा था। We pushed it forward just in case, so that we get an entire year, क्योंकि मेडिकल में होता यह है कि आपका अगर इन्विटेशन भी आ जाता है और आपका मेडिकल एक्सपायर हो जाता है, यू स्टिल कैन नॉट कम टू कैनेडा, यू हैव टू गिव दैट मेडिकल अगेन। तो हमने सोचा कि यार क्योंकि प्रोसेस टाइम ले रहा है, लेट्स पुश इट टू दिसंबर। हमने दिसंबर में अपना मेडिकल दिया, एंड आफ्टर दैट अराउंड जनवरी में हमारा बायोमेट्रिक हो गया था। मेडिकल का खर्चा अराउंड 16,000 आया, फॉर वेरी सिंपल रीज़न, क्योंकि मैडम के हाथों में टैटूज़ थे, तो उन्होंने टैटूज़ का एडिशनल चार्ज लिया। दे चार्ज अराउंड 3,000 रुपीज़ एडिशनल फॉर द टैटूज़। एंड एक और चीज़ है कि जो मेडिकल था, देर आर 2 ऑर्गेनाइजेशंस, एक मैक्स है और एक दूसरा भी एक ऑर्गेनाइजेशन था हु इज़ टेकिंग केयर ऑफ द मेडिकल। दोनों में प्राइस का फ़र्क है, अराउंड 500 to 1,000 रुपीज़ का फ़र्क आता है प्राइसिंग का। क्यों है पता नहीं, बट येस, मेडिकल इज़ लाइक अ 2-3 आवर लॉन्ग प्रोसेस। हालांकि आपको वेटिंग टाइम आपका ज़्यादा है, आपका सिर्फ 10 से 15 मिनट मैक्सिमम में सब कुछ कर देंगे वो लोग। So after the medical, we paid somewhere around $2,700, which came across to 1,65,000 for the process. And after that, we booked our biometric. It cost us somewhere around 10,000 rupees. और बायोमेट्रिक के बाद अराउंड 2 से 4 महीने का वेट बोलते हैं, लेकिन विद इन 2 months, मतलब हमने अराउंड 10 फरवरी को बायोमेट्रिक करा और 12th of April we got the invite finally.
सो अराउंड 2 महीने के अंदर अंदर इन्होंने एग्जैक्ट 2 महीने के अंदर अंदर इन्होंने रिस्पॉन्ड कर दिया था हम लोगों को. सो April 12th, we got the final heads up कि yes, you guys are fit enough to come. So we were extremely happy, and there was nothing that was remaining. There was no process fee. Thankfully, there was nothing else that we would need to pay for, and we booked our international flights, and we went ahead in July. अब अगर हम टोटल खर्चे की बात कर रहे हैं तो हमारा जो टोटल खर्चा था अराउंड 2,75,000 हमें लगा. इसमें कंसल्टेंट की फ़ीस इंक्लूडेड नहीं है. वो हमने अराउंड 1 लाख हमें देना पड़ा बिकॉज 50,000 हम इनिशियली दिए थे, 40,000 रिन्यूअल का, और 10,000 जो मैडम जी को हमने एडिशनल ऐड करा था. सो ऑल इन ऑल अराउंड 4 लाख का आपका खर्चा आ जाता है इंक्लूडिंग कंसल्टेंसी फ़ी. अगर आप कंसल्टेंट हायर नहीं करते हैं तो आप 3 लाख का मान के चलिए. लेकिन कंसल्टेंसी फ़ी आप कम भी करवा सकते हो, अपना टाइम भी सेव कर सकते हो. ये हम आपको बताएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में. सो डू स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो. अब डिस्कस करते हैं कि डिले के रीजंस क्या थे और हमने क्या क्या गलतियां करी. डिले के मेनली 3 रीजंस थे. पहला, पैंडेमिक. नो वन सॉ इट कमिंग. काफ़ी एक्सप्रेस एंट्री भी डिले हो गया और देयर वाज नो ड्रॉ विच वर कमिंग आउट. लोगों को पता नहीं था प्रोसेस क्या है. फाइल्स में काफ़ी डिले हुआ. लोग काम पे नहीं आ रहे थे, लोग काम नहीं कर पा रहे थे. ऑफिस वर शट डाउन. सो फॉर ऑब्वियस रीजंस द पैंडेमिक हैज़ टू बी द नंबर एक्सक्यूज फॉर अस कि हमारा इतना प्रोसेस डिले हुआ. नंबर 2 वॉज डॉक्यूमेंटेशन. डॉक्यूमेंटेशन इसलिए क्योंकि हमने क्या करा था, हमने सबसे पहले अपना आइल्स वगैरह सब कुछ दे दिया, बट वी डिड नॉट गेट द जॉब ऑफर लेटर, एक्सपीरियंस लेटर एंड एवरीथिंग एल्स. जो भी छोटा मोटा सा काम था बचा हुआ वो हमने टाइम पे नहीं करा था. वी काइंड ऑफ पुश्ड इट टू द वेरी एंड विच वॉज समथिंग और द अदर. वी कुड हैव डन इट अर्लियर. हम एक रेडी हो सकते थे उसको लेके. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक और फैक्टर था कि क्योंकि माई वाइफ हैज़ डन एक्चुअल साइंस एंड शी इज़ अ टीचर एज वेल. सो कौन सा NOC कोड सूटेबल होगा नहीं होगा उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन था. तो हमने एक NOC कोड के लिए हम स्टिक कर गए काफ़ी टाइम के लिए. वो हमने बहुत बड़ी गलती करी, जबकि हम दोनों NOC कोड को एक्सप्लोर कर सकते थे अलग अलग प्रोफाइल्स क्रिएट करके. नंबर 3 इज़ डेफिनेटली कंसल्टेंट्स. बिकॉज व्हाट हैपेंड वाज कि अगर मैंने जब आइल्स दिया 2019 में, हमारा स्कोर अराउंड 464 आ गया था. आफ्टर माई वाइफ ऑल्सो गेव द आइल्स एंड वी गॉट अ EC एंड एवरीथिंग. बट जब मैंने आइल्स वापस दिया अगस्त 2021 में, आई स्कोर्ड अ CLB 9 एंड हमारा स्कोर इट जस्ट शॉट अप टू 470 प्लस, राइट. अब प्रॉब्लम ये थी कि अगर आप यही इसको रिवाइंड करो 1-2 साल पहले, वी लॉस्ट एटलीस्ट 10 पॉइंट्स बिकॉज आई क्रॉस द एज ऑफ 30, माई वाइफ क्रॉस द एज ऑफ 30. तो 10 पॉइंट्स हमारे माइनस हो चुके थे. सो दैट मीन्स अगर मैं आइल्स अराउंड 2020 में ही दे देता अपने बर्थडे से पहले, मेरा स्कोर 490 होता. सो आई डिडंट हैव टू वरी अबाउट कि दिसंबर में क्या 475 जा रहा है, क्या जा रहा है. दिसंबर में लास्ट एक्सप्रेस एंट्री का ड्रॉ है, क्योंकि हमारा स्कोर इतना होता, 490 हमारा पहुंच चुका होता कि हमें ज़रूरत पड़ती ही नहीं किसी और चीज़ के लिए. सो दिस इज़ समथिंग दैट्स रियली अपसेटिंग फॉर मी. बिकॉज अगर हमारा कंसल्टेंट ने कंसल्ट हमें टाइमली कर लिया होता कि आप सर अपने आप को पुश करो, एक और बार आइल्स दे दो, आपका स्कोर आ जाएगा, एंड आई कुड हैव जस्ट डन दैट, राइट. सो दिस वॉज समथिंग दैट आई फील वेरी वेरी स्ट्रांगली अबाउट. नंबर 2, दे वर ऑलवेज गोइंग बाय द बुक. आई डिड नॉट लाइक दैट एट ऑल कि स्टेप बाय स्टेप आप प्रोसेस करो. अगर आप हमें कुछ पहले बता देते, देयर वर लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन दैट कुड हैव बीन डन अर्लियर, not at the last moment, which I completely blame them for it because they were never transparent with the entire process with us. Number 3 was the renewal and the time limitation. 1 साल की वैलिडिटी is just not enough, स्पेशली अगर आप स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो. तो आई जस्ट फाउंड दैट कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए. अब आते हैं कि हमने क्या क्या गलती करी. सबसे पहले गलती ये थी कि बिना किसी रिसर्च के कंसल्टेंट हायर कर लिया. अब हुआ ये था कि जब मैं अपना आइल्स देकर आया, नीचे ही ग्राउंड फ्लोर पे कंसल्टेंसी का ऑफिस था और मैं अंदर घुस गया, बात करी, एवरीथिंग वॉज सॉर्टेड. लगा कि हाँ चलो ये भी काफ़ी कॉन्फिडेंट है, मैं भी कॉन्फिडेंट हूँ, हो जाएगा. एंड आई लाइक द वे दे वर टॉकिंग अबाउट द होल प्रोसेस. डिटेल उन्होंने सारा बताया था एंड इट वॉज भाई सब पॉजिटिव विन विन लग रहा था मेरे को तो, और हमने हायर कर लिया. जबकि यहाँ पे मेरे को अपने ऑप्शंस भी देखने चाहिए थे. मल्टीपल कंसल्टेंट्स मेरे को बात करनी चाहिए थी, लोगों से पूछना चाहिए था कि उन्होंने किस तरीके से कंसल्टेंट हायर करे हैं और किन किन चीज़ों से बचना चाहिए. अनफॉर्चुनेटली नॉट एवरीवन वाज देयर ऑन यूट्यूब एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. ना ही कितने लोगों को इतना एक्सपीरियंस था. सो वी हैड टू टेक दैट रिस्क. दूसरी गलती ये थी कि हमने 1 ईयर की लिमिटेड सर्विस ली. I do not know why these guys do it. Obviously, they are relying heavily on renewals. But if you are starting your process from scratch, do not take the 1 year service. It doesn't make any sense for you at all. Unless कि वो बंदा लिख के गारंटी देगा कि मैं आपको 1 साल में पहुंचा दूंगा,
या 1 साल के बाद अगर जब तक आपका नहीं होता मैं आपको एक्सटेंड कर दूंगा फ्री में. So do not take that at all. Number 3 was that I gave IELTS at the very beginning. IELTS I think आपको तब देना चाहिए जब आप अपना ट्रांसक्रिप्ट पे वर्क कर रहे हो, अपने ECA रिपोर्ट के लिए आपने भेज दी और WES, IQS या CES आपका प्रोसेस कर रहा है. वो टाइम आपके पास रहता है क्योंकि लिटिल कोई डॉक्यूमेंटेशन आपका नहीं बाकी है उस टाइम के लिए. सो यू कैन फोकस ऑन योर IELTS एग्जाम. 1 महीना 2 महीना आप लो, आप पढ़ो एंड यू गिव द IELTS एग्जाम. स्टार्टिंग में देने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि उसकी वैलिडिटी ही 2 साल की होती है, तो एक्सपायर होने के ज़्यादा चांस है. नंबर 4 इज़ काइंड ऑफ सिमिलर टू 3. अगर आपने IELTS पहले दे दिया एंड यू आर हायरिंग अ कंसल्टेंट, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि IELTS के साथ साथ 1 महीना आपका लग ही जाएगा तैयारी करने में, एग्ज़ाम देने में. प्लस ECA विल टेक एनीवेयर अराउंड 2 months to 4 months डिपेंडिंग अपॉन विच ऑर्गेनाइजेशन यू आर टॉकिंग टू. तो आपके 4 से 6 महीने तो वहीं लग जाते हैं, जो कि अगर 1 ईयर का प्लान है तो आपका आधा प्लान तो ख़त्म हो चुका है. सो टाइमिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हायर अ कंसल्टेंट. नंबर 5 जो हमारी गलती थी कि हमने इंडिविजुअल ड्रॉज और प्रोविंसेस पे ध्यान नहीं दिया. हम सिर्फ और सिर्फ ब्लाइंडली फॉलो करते गए अपने कंसल्टेंट्स को एंड वी डू नॉट पे इनफ अटेंशन ऑन आवर NOC. कौन कौन सी प्रोविंस में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, उनको क्या क्या प्रेफरेंस हैं स्किल लेवल की, एंड what are the hacks we can use, how we can leverage our profile to get the provincial nomination. That's something I feel that we could have done but we did not do. Number 6, again relying too much on the consultants and the documentation was really really poor. काफ़ी उन्होंने गलतियाँ भी करी, to be very honest, from spelling mistakes to putting the wrong document at the wrong place, and this had to be corrected. So even if you are hiring a consultant, make sure that you have the right document under the right person or विद द राइट टाइम लाइन एज वेल, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा इशू हो गया था बीच में और हमें काफ़ी सारे चेंजेस करने पड़े. सो गाइस ये थी सारी कहानी. अब इन्हीं कुछ रीजंस की वजह से जो प्रोसेस 3 से 6 महीने में हो सकता था उसको 2 से 3 साल लग गए. आई होप आपने हमारा एग्जाम्पल से कुछ सीखा होगा एंड यू विल नॉट मेक द सेम मिस्टेक्स एज वी डिड. अब कंसल्टेंट्स को कैसे अप्रोच करें, कैसे अपना टाइम और पैसा बचाएं, ये हम आपको बताएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में. ऑफ कोर्स जाने से पहले डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. स्प्रेड द लव एंड विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो.